बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। मुल्क भर में इस वक्त जो है वो सर्दी अपनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और बहुत सी जगहों पे इस वक्त बारिश का सिलसिला भी जारी है। सुबह बलूचिस्तान में इस वक्त बारिशों की वजह से सूरत हाल ज़रा काफ़ी तकलीफ दे भी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गवादर और तुर्बत में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए एक दफ़ा फिर से मैदान में उतर चुकी है। कराची में भी बारिश का सिलसिला कल से जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि 7 जनवरी तक इसी तरह बारिश रहेगी। 8 जनवरी से जो पारा है ये ज़रा और कम हो जाएगा और सिंगल डिजिट में हम लोग जो है वो कराची में सर्दी महसूस करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। खैर बारिश जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है और हम दुआ करते हैं कि ये रहमत बन के ही हम पे बरसे। आज के प्रोग्राम को आगाज़ की तरफ लेके जाते हैं और मैं आपको बताऊं कि आज हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं, अगर माजी में देखें तो आज के दिन एक बहुत ही अजीम इंसान पैदा हुआ। आज के दिन 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। कौन जानता था कि वो बच्चा वो बैनुल-अक़वामी सतह पे एक अजीम लीडर के रूप में उभर के सामने आएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से उन्होंने सियासत की डिग्री हासिल की और इसी तरह उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल करते करते पाकिस्तान में यहाँ पे लॉ कॉलेज में बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से जो पढ़ाया भी। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ही वो उसकी बुनियाद रखी गई, उसके कुछ ही अरसे बाद तो वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात बन चुकी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बन चुके थे। अवामी अंदाज में ख़िताब करने का जो हुनर उन्हें आता था वो उससे पहले अवाम ने कभी नहीं देखा था। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के पहले मुंतखब शहीद वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद अपनी भरपूर जहानत, तख्लीकी वजन, पुरकशिश शख्सियत, बेपनाह अवामी मकबूलियत, शोला बयानी और बेबाक क़यादत के बायस पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन वजीर आजम रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 1950 में बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन किया। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और इसी साल मिडिल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी पास किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1958 से 1966 तक सदर अयूब खान की काबीना में वजीर तिजारत, वजीर अक़लियती अमूर, कौमी तामीर नौ और इत्तलात के साथ कुछ और वजारतों से वाबस्ता रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में नुमाया कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1971 में जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान की हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दी। वो दिसंबर 1971 से अगस्त 1973 तक सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहे और 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत शहीद भुट्टो ने वजीर आजम का हलफ उठाया। शहीद भुट्टो ने अपने दौर इक़्तिदार में कई कारहाए नुमाया सरअंजाम दिए, जिसमें इस्लामी ममालिक को करीब लाना, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना, गरीब और महकूम अवाम के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसा नारा देना और पाकिस्तान को नए चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार करना जैसे इक़दामात शामिल हैं। तो भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। बदकिस्मती से जाबिर कुव्वतों को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अज़ाइम चुभने लगे और यूं वो हालात की चक्की में पिस कर शहीद कर दिए गए। भुट्टो चले गए लेकिन उनकी फिक्र और फलसफा अवाम में अब भी जिंदा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनके चाहने वाले उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं।
दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। अब वक्त हुआ है कि तारुफ करवाया जाए आपको अपने आज के मेहमानों का। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सहाफ़ी, एक तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन जनाब हमीद भुट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। कैसे हैं? मेहरबानी आप सबकी। तबीयत ठीक है? अल्लाह अच्छे का हैं? करम है। माशाल्लाह। हमीद भुट्टो साहब के साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं एक और तज्ज़ियाकार और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारे प्रोग्राम में वो अपना तज्ज़िया पेश भी कर चुके हैं, जनाब सरदार जुल्फ़िकार साहब। आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा हमीद भुट्टो साहब, आपसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनका पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार रहा? ज़रा उस पर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसा नाम है जिसको हम शहीद भी कर चुके, उसको गड़ी खुदा बश की कब्रिस्तान में दफन भी कर चुके, दफना भी चुके, पर भुट्टो ज़िंदा है। और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं भुट्टो ज़िंदा क्यों है। उसकी वजह, भुट्टो एक फ़लसफ़ा है। उसने जिस तरह कहा कि आवाम के साथ मोहब्बत, खुलूस और उनकी जज्बात के साथ मिलकर उनकी मसाइल को हल करने के लिए काम किया, वो आज भी भुट्टो ज़िंदा है। उसने बड़े, जितने पाकिस्तान का एक टोला था, 20 रुकनी टोला था जो हर चीज़ पे काबिज था, वो अमीर से अमीर होता जा रहा था। सारी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री एक 20 लोगों के गिर्द घूम रही थी। उसने सबसे पहले अपने जब मंशूर में दिया इस पार्टी में कि जी ये जितने सरमाएदार हैं, उस सरमाएदारी निज़ाम को मैं ख़त्म करूँगा। सबसे पहले आके उसने उस सरमाएदार निज़ाम, उस 20 जो अफराद थे जो इस मुल्क पे काबिज थे, जो इस हुकूमत को, सिस्टम को, सबको चलाने के लिए पावर में थे, उनका आके खात्मा किया। वो इंडस्ट्री जो उनके कब्ज़े से लेके कौमी तौहील में ले ली। उसके बाद उसने पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल से लेके शुगर मिलों का एक लाइन लगा दी, जो आज भी हम उतनी मिले नहीं लगा सकते। फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़, कारोबार। और जब उसने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान की जो इकानमी थी, GDP, वो 0.47 थी, मतलब उससे गिरी हुई एक। जब ये आया, इसने इक़्तिदार संभाला तो आने वाले 6 माह के अंदर उसने 7.50 तक उसको ऊपर ले गया। तो उसका अपना एक दिमाग था। और जब भुट्टो पढ़ता था बरतानिया में, लंदन में, उस वक्त भी पाकिस्तान के फाउंडर बानी, जब पाकिस्तान की तहरीक की आज़ादी चल रही थी, उस वक्त ख़त लिख रहा था उसको। और उस ख़तों में अभी वो ख़त मौजूद है आप सबके रिकॉर्ड में कि मैं आपके साथ मिलकर आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। तो वो उस वक्त भी सोच रहा था कि वो कुछ पाकिस्तान के लिए करेगा, क्योंकि उसको सियासत अपने बाप सर शाहनवाज से मिली, क्योंकि वो सर शाहनवाज बम्बई असम्बली में मेंबर बने। और उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब मुश्तरका एक हुकूमत थी, तो वहाँ से सिंध से बम्बई असम्बली तक मेंबर बनना, एक बड़ा हल्के तक मेंबरशिप लेना इतना मुश्किल काम था। तो उसको एक विरासत में जिस तरह की वो सियासत मिली, उसकी जहानत, अक्लमंदी और मेहनत, और हारी से लेके यहाँ पे वडेरों जागीरदारों से ज़मीनें लेके उसने हारियों में तकसीम कर दी, गरीब में एक तकसीम कर दी। गरीब का फुटपाथ में भी कोई उसको मिलता था तो आज जैसे सरकारी जॉब्स बिक रही हैं, उसने किसी को जहाँ भी जो बंदा मिल गया उसको अफसर बना के एक बड़ी लेवल पे ले गया। लोगों में जैसे फुटपाथ से लेके, फर्श से लेके उसको अर्श पे पहुँचाने में भुट्टो का किरदार था। भुट्टो इसलिए ज़िंदा है कि उसने लाखों पाकिस्तानियों को एक अच्छी ज़िंदगी, मुस्तकबिल, और सबसे बड़ा जो उसने काम किया, आइन पाकिस्तान का सबसे पहले दस्तूरी आइन बना, उस पर बगावतें हुई। और उस बंदे के साथ ऐसा भी जुल्म हुआ कि जब वो मुंतखब हो के इस मुल्क के लिए अक्सरियत के साथ आया, तो उस वक्त जब हुकूमत जनरल अपने यहया खान की हुकूमत थी, वो जिस तरह के आके हुकूमत करके एक आमर लोगों के साथ, एक टोले के साथ मिल के उसको इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जो इस मुल्क के साथ सानियात हुए, एक मुल्क 2 हिस्सों में हमारा एक सूबा वो चला गया। तो इस तरह की वाक़यात को भी अक्सर लोग भुट्टो के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, मगर उसने तो उन सब के साथ अच्छा ही करने के लिए उनके साथ बातचीत, डालाइक पे यकीन रखते थे। और जब भुट्टो की बात करें तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के जब झगड़े होते हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात होती, तो वो सब जगह भुट्टो ने जाके आगे आया। शिमला मुआहदा हो, सब में देखें, पानी का अगर मुआहदा देखें सिंध का, तो सब में जब ये वज़ीर था तब भी भुट्टो ने अपना कारनामा दे के, बातें करके, वज़ीर ख़ारजा की हैसियत में, उस वक्त जब वो वज़ीर ख़ारजा भी नहीं था, दूसरे एक
कठपुतली वजीर थे, अमेरिका और बाकी लोगों को आशीर्वाद हासिल करने के लिए पाकिस्तान रखे हुए थे, तब भी वो बैकडोर से बैठ के वजीर खारजा का भी काम करता रहा। तो इसकी हजारों मिसालें ये जो मैं हमारे यहाँ दे सकता हूँ भुट्टो के जो हमारे यहाँ वोटर्स जो हैं वो बहुत से लोगों के होते हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ सियासत करते हैं लोग उनके वोटर्स होते हैं, मगर भुट्टो साहब के वोटर्स तो थे ही, मगर इनमें भुट्टो साहब के दीवाने भी थे, जो उनके इस दुनिया से जाने के बाद पता चला कि किस हद तक लोग उनसे मोहब्बत करते रहे। आज भी इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो इस अजीम लीडर के हवाले से आज मजीद बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं एक अजीम लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब और जनाब सरदार जुल्फ़िकार साहब। अच्छा सरदार जुल्फ़िकार साहब, वक्फे से पहले भुट्टो साहब ने फरमाया कि वो कितने अजीम लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो आप उन्हें पाकिस्तान की सियासत में जब माजी के मतलब जब पेपर्स देखते हैं तो उसमें आप कहाँ देखते हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, पूरे इंतज़ामिया का, जिन्होंने आज उस अजीम लीडर शहीद जमहूरियत, शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत के पेश करने के लिए आज ये हमें मौका दिया। मैं समझता हूँ कि इस कौम के, इस मुल्क के, बल्कि इंटरनेशनली वो एक बड़े लीडर थे, जिसके पाए का लीडर शायद आज भी मैं समझता हूँ कि इस रीजन में कोई नहीं है। जिनके कारनामों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब ने जिस तरह बात की, चूँकि ये वो नाम है उसी मकाम से तल्लुक़ रखते हैं, तो इनको हम ज़्यादा कोशिश करेंगे इनको सुने। लेकिन उस अजीम लीडर का जो नारा है वो आज चप्पे चप्पे में, मैं नहीं समझता हूँ कि ये नारा सिर्फ रत्तो डेरों में है या लाड़काना में, ये पूरी दुनिया में आज 94 सालगिरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई जा रही है और पूरी दुनिया में बनाई जा रही है। आप रात से देखें, चूँकि टाइमिंग का फ़र्क है, मैं समझता हूँ कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने आज ये मुझे ज़बान दी कि मैं लोगों के सामने अपने हुकूक के लिए बात करता हूँ, मैं अपने राइट्स के लिए पूरी दुनिया में बात की जा सकती है। शौर दिया, एक आरी से लेके, मज़दूर से लेके, ट्रेड यूनियन से लेके, आपने इस आवाम को वो जोश और बलबला दिया कि जो उनके साथ आखिरी दम तक साथ रही। मैं सर अर्ज़ करूँ कि 1957 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे जो पार्लियामेंट में गए। मुख्तलिफ वजारतों के बाद 1961 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बने और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया, पाकिस्तान की आवाम का मौक़िफ़ बयान किया और दुनिया हैरान कुन हद तक उनको फॉलो करती थी, उनको सुनती थी और उनको फॉलो करती थी। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आगे चल के मैं बताऊँ आपको कि OIC इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस अब हिस्ट्री उठाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100 साल की या आप हज़ारों साल जाएं तो आपको ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे यकजा किया। और पाकिस्तान की अपनी स्टैंडिंग क्या थी उस वक्त? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था उस वक्त, बहुत क्राइसिस में था। पाकिस्तान का बनना ही इस तरह का था कि ये फ्लॉप हो जाएंगे। अगर आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त लिखे, बैकअप किया किसी भी लेवल से। एक शाबनामा में लिखते हैं शहाबुद्दीन साहब के एक यंग बच्चा आया मेरे पास कि मुझे ये परमिशन दी जाए कि मैं प्रेसिडेंसी की लाइब्रेरी को उसको स्टडी कर सकूँ, तो उन्होंने दे दी उसको। यंग बच्चा था तो वो हैरान होकर लिखते हैं कि मैं हैरान हूँ कि इतने कम अरसे में वो पूरी लाइब्रेरी को स्टडी करके वो डिबेट करता रहा मेरे साथ। मैं कहता हूँ कि खुदादाद सलाहियतें थी। अच्छा, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि उनमें खुदादाद सलाहियत थी। वो सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को यकजा करने का एक उन्होंने बेड़ा उठाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लाहौर में पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का उन्होंने इनकाद किया। उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 1966 तक वो एक कैबिनेट में अपना मौक़िफ़, जानदार मौक़िफ़ रखते थे जो आवाम का मौक़िफ़ था, जो आवाम की ज़ुबान थी। 66 में जब उनकी नहीं वहाँ पे कैबिनेट में थी तो उन्होंने कहा जी ये सारे माइक हटा दो, मुझे आवाम का माइक रहने दो, जो आवाम का माइक है उसको रहने दो, बाकी माइक्स आप हटा दो। वन लाइन उन्होंने कहा। उसके बाद जब वो आवाम में आए और आवाम ने वो पजीराई मिली
क्योंकि वो हक और सच की लेके कलम लेके चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पहले वो चौथे सदर बने इस मुल्क के। उसके बाद 1973 का आइन और मुतफिक आइन, वहाँ देखें ना, आइन देना जो है ना, ये एक मैं समझता हूँ कि मुतफिक का एहसान था मेरा। सर मुतफिक का आइन जिसका आज भी हम पहले कर रहे हैं, जिसमें मौलाना मौदूदी जैसे लोग, मौलाना कौसर नियाज़ी जैसे लोग, उनको बैठा के ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कोई साइन कर दिए कि मैं सदर हूँ तो इसको, उसके बड़ा आप उस कैफियत को अगर आप जाइएगा, आप ज़रूर देखिएगा कि सबसे बड़ा इशू उन हालात में एक इशू था जो आपके मज़हब पे, इस्लाम पे एक यलगार थी। नाउज़ुबिल्लाह कोई नबूवत का दावा कर रहे थे, ये लोग भी थे, वो एलिमेंट भी था। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसा नहीं किया कि एक सदारती आर्डिनेंस से उसको कर दिया। 8 दिन डिबेट हुआ, असम्बली में हुआ, उसके बाद हमेशा के लिए मतलब उनको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया। ये कारनामा रहती दुनिया तक शायद इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसी तरह उन्होंने सऊदीया के साथ, इसी तरह उन्होंने यूएई के साथ, अब ग्वादर, आप ये ज़रूर स्टडी कीजिएगा सर कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक विजन था कि चाइना आने वाली नस्लों में, चाइना दुनिया की उभरती हुई एक ताकत है, जिस चाइना के लिए आपने जर्मनी और अमेरिका और यूरोप को आप साथ लेके चले और बराबरी के बेस पे चले। मैं इससे बड़ी क्या मिसाल दूं कि 93,000 आपके कैदियों को, जिसमें मेरे वालिद साहब बंगाल में कैद हो गए थे, हम ये समझते थे वो एक मसीहा था। जब हमने रेडियो पाकिस्तान में पता चला, लिस्ट आई, तो मेरे वालिद साहब भी बंगाल में कैद हो गए थे। तो वो एक भुट्टो था जिसको हम मसीहा समझते थे। टेबल टॉक करके इंदिरा गांधी जैसे उस लीडर के साथ, हाँ, लीडर के साथ नेगोशिएट करके आपने 93,000 वहाँ पे कैदियों को आपने छुड़ा के लाए और उन्हीं से खिताब किया कि तुम भी मेरे मुजाहिद हो। 1973 का एक बड़ा सानिया। क्या बात है, ज़बरदस्त। और पाकिस्तान आज एटमी ताकत है, इसकी बुनियाद भी भुट्टो साहब ने ही रखी। सर आप चैलेंज करके आए ना, आप यूनाइटेड नेशन की स्पीच सुने। आज तो लोग बड़े दावे करते हैं कि हमने यूनाइटेड नेशन में ये बयान कर दिया, पेपर फाड़ के आए थे कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं आपसे फाइट करूँगा। ये लफ्ज़ थे, आप उस पर चेक कीजिएगा कि मैं आपसे फाइट करूँगा। फाइट की और कौम से कहा कि ये कौम घास और पत्ते खाएगी, एटम ज़रूर बनाएगी, और बना के दिखाया। बिल्कुल ऐसा। अच्छा हमीद भुट्टो साहब, हमारे यहाँ जब भी इस खित्ते की बात की जाए, वो पाकिस्तान बनने से पहले का दौर देखा जाए या पाकिस्तान बनने के बाद का दौर देखा जाए, तो लीडर्स जो है ना वो बड़े नायाब रहे हैं, बड़े कम लीडर्स आए हैं। फुकदान रहा है हमेशा कायदीन का, अजीम कायदीन का। ख़ास तौर पे हमें सिर्फ एक कायद आज़म, वो एक ऐसे कायद नज़र आए हैं आज तक तारीख़ में। और पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो जो मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मिली है, वो किसी लीडर के आज तक हिस्से में नहीं आई। तो मतलब इसकी क्या ऐसा उनमें क्या मुख्तलिफ था कि वो सियासत के मैदान में भी हर शख्स की पसंद थे और सबसे ज़्यादा मकबूल थे? फ़हीम भाई, सिंध की धरती जो 5,000 साल की तहजीब याफ्ता धरती है, उसके छोटे छोटे देहातों से, छोटे गाँव से, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, जैसे ठट्ठे के झिरक से एक निकल के लीडर बने, और उसकी मिसाल भी जैसे आपने कहा दुनिया के अंदर नहीं मिलती। वैसे ही एक कायदे, हमारे मुल्क के कायद हैं, दूसरे कायद अवाम बने। तो दो लोग ही जिनको लोग अपना कायद इस वक्त मान रहे हैं, कायद आज़म के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाड़काना के एक पसमानदा छोटा सा अभी भी गांव है, गढ़ी खुदाबज भुट्टो। वहाँ से निकल के जिस तरह आज भी उस गांव के अंदर वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं, उस गांव से निकल के जिस तरह उसने आके इस मुल्क की, कौम की तकदीर तब्दील करने के आके फ़ैसले किए, अपनी मेहनत की और अपने जज्बात के साथ पूरी दुनिया को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया और पाकिस्तान के नक्शा तब्दील करके एक नया पाकिस्तान बनाने की बात की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले जो पाकिस्तान था उस पर हम बात करेंगे तो शायद हम सब भी भुट्टो की तरह हैंग हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल मामला है वो। मगर उसके बावजूद उसने उस वक्त भी जो उस वक्त आमिर टोला था जो इस मुल्क के अंदर चाहता था कि जी हम इस पर काबिज़ रहें, उनके साथ आंखें मिला के कहा कि अवाम की बात होगी,
कौम की बात होगी, इस मुल्क की बका की बात होगी। अच्छा, वो और बड़े उन्होंने बुनियादी आगे- मसाइल को हल उन्होंने करने की इन्होंने कोशिश की। सर एक वक्फा आ गया, उन्होंने बड़े बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश की। आपने कहा कि पाकिस्तान भुट्टो साहब से पहले का पाकिस्तान, मैं वक्फे की तरफ जा रहा हूँ, वक्फे से वापस आते हैं तो भुट्टो साहब के होते हुए की पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब के बाद की पीपल्स पार्टी के ऊपर भी हम जरूर बात करना चाहेंगे। ठीक है, एक वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम 5 जनवरी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह के मौके पे आज हम अपने प्रोग्राम में इस अजीम लीडर के हवाले से बात कर रहे हैं। और मेरे से स्टूडियो में आज बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब और सरदार जुल्फ़िकार साहब। वक्फे से पहले हमीद भुट्टो साहब से बात हो रही थी और वक्फे की वजह से वक़्त कलामी हुई, उसके लिए ज़रा माजरत भी चाहता हूँ मैं। हम बात कर रहे थे इस अजीम लीडर के हवाले से कि भुट्टो साहब से पहले पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी, इनके बाद क्या रही, और हमने थोड़ा सा अभी जो बात करनी है वो ये है कि भुट्टो साहब के होते हुए पीपल्स पार्टी की क्या जो उन्होंने बुनियाद रखी, पूरी पाकिस्तान में जितनी मकबूल जमात थी, आज भी क्या वही पीपल्स पार्टी है, वही नज़रियात हैं और उतनी ही हमदर्दी अवाम के लिए आज भी मौजूद है जमात में। फहीम भाई, थोड़ी सी मैं बात जो जहाँ से हमने ख़त्म की वहाँ से ऐड करके इस पे आता हूँ कि भुट्टो ने जब वो आए इक़्तिदार में तो पाकिस्तान के पास जो हमारे लोग हैं, इस अवाम है, अपना कोई जिससे अभी ये कौमी शनाख्ती कार्ड आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया। उससे पहले आपका अपनी ID शनाख्त भी हम पुरानी लेके चल रहे थे, जिसका कोई कहीं दुनिया में इसको सही से तस्लीम भी नहीं किया जाता था। तो भुट्टो ने अपना सबसे पहले अपना कार्ड बनवाया, आपका लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया, हथियारों से लेके जितनी भी गाड़ियों के आपके रजिस्ट्रेशन वो आके रजिस्ट्रेशन दी। हमारी जितनी भी आप समाजी तंजीमों से लेके आज जो रजिस्ट्रेशन देखते हैं, NGO से लेके जितनी भी आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री, उनकी रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम मुतारफ़ कराया। मतलब एक दुनिया के अंदर दुनिया को लेके चल रहे थे, पासपोर्ट से लेके जितनी भी आपकी इस वक्त सहूलतें जिस पे पूरी दुनिया पे हम उस ग्रीन पासपोर्ट पे जिस हम अपनी ID पे फ़ख्र कर रहे हैं, ये सब भुट्टो के कारनामे। यही तो होता है कि जी नया पाकिस्तान बनाना और एक कोई नया कुछ देना। इंडस्ट्री, सनत, रोड, रास्ते, आज अगर आप शाहराह फैसल से लेके जिस पे हम आज भी चल रहे हैं, ये जो रोड देख रहे हैं, ये भी तो पहले रोड ही नहीं था। उससे पहले आपका डालमिया से एक टूटा फूटा ईंटों के एक रोड थे, रास्ते दिए, और उस रास्तों के देने के बदौलत में इनको क्या कुर्बानी देनी पड़ी, उसके भी अलग एक बाब है जिस पे हम बात कर सकते हैं कि ये शाहराह फैसल जो रोड बन रहा है तो डिग रोड से आगे कहीं इनको राह से कट लगाने भी नहीं दिया जा रहा था। उसके बदले में बड़ी एक मामलात हुए, ये एक अलग चैप्टर है। जहाँ पे भी जो भी काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया तो कुछ ऐसा भी टोला था, कोई पाकिस्तान की तरक्की में वो रुकावट ही बना रहा, और यही इख्तलाफात का सबब बना। जब इसने पाकिस्तान का मुतफ़क़ा आइन बनाया तो उस वक्त ही कुछ जो उससे पहले इक़्तिदार में लोग थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह मुतफ़क़ा आइन बने। वो चाहते थे कि जैसे आइन पुराना देखा स्टार्ट चल रहा है, वो जिसमें जब चाहें जिस तरह चाहे तरमीम करके चलाते रहे। उसके बाद चला, उसी की सज़ा। कौन थे? मुल्क दुश्मन लोग थे? मुल्क दुश्मन नहीं थे, वो हमारे मुल्क के लोग हैं। वो जैसे यहाँ पे इमाम भी है, यजीद भी है, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, वो भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, अलग नज़रियात रखने वाले। और उनके अपने प्लांटेड लोग, जैसे कत्ल होता है लाहौर में, वज़ीर आज़म बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर FIR कटवा दो, उसी के बदले में उसको सूली पे भी लटकाया गया। तो ये इस मुल्क के अंदर इतनी इंसाफ, और वो कोर्टों ने फैसला कर दिया कत्ल वो है ही नहीं, कोई साबित नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके बाद उसको कर दो। फिर उसके पूरी नस्ल को आपने कत्ल करना है, उसको कोई ख़ानदान से कोई बंदा आपने ज़िंदा नहीं छोड़ना है। तो ये सब वो सेम इमाम हुसैन की जो करबला का वाक़या है ना कि इमाम को तो आपने सबको कत्ल करना है, उनकी पूरी नस्ल को आपने शहीद करना है। तो ये जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ करबला के बाद गड़ी खुदाबच साथ एक और करबला पैदा हुई, और आज भी गड़ी खुदाबच की जो 4 कब्रें हैं ना, जुल्फ़िकार भुट्टो, मुर्ज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, और उनकी माँ जिस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो की बेगम नुसरत भुट्टो वो तड़पती रही दुबई में, वो भी एक मेडिकल मर्डर में समझता हूँ। तो 5 कब्रें सिर्फ पाकिस्तान से ये सवाल करती हैं कि हमारा कसूर क्या है, जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। सर उस पर अभी आएंगे अंदर, मैं यहाँ पे ज़रा सरदार साहब की भी राय लेना चाह रहा हूँ बीच में शॉर्टली, फिर वो बड़ा वो नुकता है उसके ऊपर बात हमें ज़रूर करनी है। बिल्कुल करते हैं सर। मैं अर्ज़ करूँ कि वो जो
जो एक इस मुल्क का एक, जैसे भुट्टो साहब ने कहा, ये कुव्वतें कौन थी। एक वो कुव्वतें थी, वो पाकिस्तान को ऊपर लाना चाह रही थी, दुनिया में एक मकाम दिलवाना चाह रही थी। एक वो कुव्वतें थी, एक वो कुव्वतें थी जो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाह रही थी, नक्शे से मिटाना चाह रही थी। ये दो कुवें थी। एक तबके की भुट्टो जंग लड़ रहे थे और बिल आखिर भुट्टो जीत गए। ये मैं आपको बताऊं कि बिल आखिर भुट्टो जीत गए, क्योंकि वो हक पे थे, वो सच पे थे और वो उन्होंने जीतना था। मैं अर्ज़ करूं आपसे कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम में जाते थे तो अवाम की बात करते थे। उसमें अवाम क्या, और मैं एक फ़हीम भाई, आपने एक सवाल किया कि वो कैसे, क्यों। आप एक चीज़ को लेके अगर चलते हैं ना सिंसेरिटी के साथ कि मैंने ये करना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूर मदद करता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े कारनामों में मैं अगर गिनवाता जाऊँ तो शायद टाइम कम पड़ जाए। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आज 43 साल हो गए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किए हुए, और आज हम बैठ के पूरी दुनिया में या एक टीवी चैनल पे बैठ के हम उनकी देखें ना, उनके इखलास की बात कर रहे हैं। इखलास की बात कर रहे हैं, और तमाम चैनल्स कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया तो वो, चूंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान में दो ही ग्रुप हैं, दो ही लोग हैं, एक प्रो भुट्टो और एक एंटी भुट्टो। जब ये गए थे जी आप साइन करें और मुझसे चले जाएं, कुछ लोग गए कि जी आप साइन करें चूँकि आपको मार दिया जाएगा। उन्होंने उससे कहा कि मैं आप लोगों के हाथों मरना पसंद करूँगा, आमरों के हाथों, मैं तारीख में कभी नहीं मरूँगा। ये बड़े, मैं तारीख में कभी नहीं मरूँगा। और याद रखना, इस अवाम पे मुझे इतना भरोसा है कि मैं कब्र से इस मुल्क पे हुकूमत करूँगा और अवाम की हुकूमत होगी, और वो हुआ। उसके बाद सर आपने एक सवाल किया, चूँकि भुट्टो साहब बैठे हुए थे, कि फर्दर जो है आपने लीडरशिप के हवाले से क्यों नहीं पैदा हो रही, लीडरशिप क्यों नहीं आ रही। ठीक है, मतलब भुट्टो जैसे अजीम लीडर बाद में हमें देखने को नहीं मिले। सर आपने क्या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली पाकिस्तान, क्या उनकी जिदोजहद को आप भूल गए कि उन्होंने क्या जिदोजहद की। उन्होंने लियाकत बाद में कहा ये कौन लोग हैं जो मुल्क का झंडा नहीं लगाने दे रहे हैं स्वात में, चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज किया, और उन्होंने कहा कि जो रात कब्र में है वो दुनिया में नहीं लगा सकती हूँ, मैं आवाम के साथ मरूंगी, आवाम से साथ रहूंगी। आप आज की एग्जाम्पल देखें ना, किसी ने वज़ीर आज़म बनना होता है तो वो फ़ौरन आ जाते हैं, अपने एक आस्ते 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 माहौल बनाते हैं, और उनको कह दिया जाता है कि जी आपको मार दिया जाएगा। वो कहती है मैं इस आवाम के साथ रहूंगी, इस आवाम के साथ मरूंगी। वो मर के दिखाया, शहीद होकर दिखाया बीबी ने। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने लीडरशिप नहीं दी है। उसके बाद अब 100 इख्लाफात हो सकते हैं आप किसी से। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है तो मर्द हर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान खपे। आप इसकी हिस्ट्री में तो जाए, हम मौजूद थे वहाँ पे जब मोहतरमा शहीद हुई थी। खपे का मतलब क्या होता है सर? दिखना पाकिस्तान जिंदाबाद, ये चाहिए, चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। हम सर खपे का मतलब है चाहिए। पाकिस्तान है सारा, और नहीं देखें उस वक्त हालात क्या थे, आप सर जरूर इस पे देखिएगा। हम वहाँ मौजूद थे लाड़काना में, सर भी होंगे कि वहाँ पे एक बंदे ने कहा, जो वही मैंने कहा ना, पाकिस्तान के एक वो कुव्वत हैं जो उसको नीचा देखना चाह रही हैं। उसी कौम ने कहा कि तीसरा मुंतखब वज़ीर आज़म पंजाब ने मारा। ये वहाँ का माहौल था, ये कोई वहाँ तकरीर नहीं थी, जलसा नहीं था, सही वहाँ का माहौल था। वो सिंधी कौम देखे ना, लियाकत अली खान से लेके मोहतरमा से लेके, आपने कहा कि तीसरा मुंतखब वज़ीर आज़म पंजाब ने मारा। ये लफ्ज़ किसके लिए? आपको टुकड़े करने के लिए कहा गया था। एक चैनल में लाइव चलाते रहे। उसके बाद वहाँ पे ये था कि नहीं चाहिए। जब आप ये हालात थे, आपकी बॉर्डर्स में ये हालात थे सर, कि वहाँ पे जाके तो फिर वहाँ आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान खपे। वहाँ ये नारे लग रहे थे कि ना खपे। अच्छा ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब का पीपल्स पार्टी में क्या रोल है, और वो उससे पीपल्स पार्टी कितनी बेहतर हुई है, मकबूलियत में कितनी कमी आई है, इस पे भी, ये भी एक अलग चैप्टर है, इस पे बात करेंगे। सर आपकी तरफ आते हैं, हम बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी की जो उन्होंने बुनियाद रखी है। 1967 में पीपल्स पार्टी बनती है और 1970 में जो इंतखाबात होते हैं उसमें जीत जाती है। तो इतनी मकबूलियत, उनके जलसे देखते हैं, वो कई घंटे मुसलसल अवाम से खिताब कर रहे हैं और अवाम गर्मी सर्दी मौसम देखे बगैर सिर्फ उनको सुन रहे हैं। इतना एतमाद एक लीडर के ऊपर। तो वो जो पीपल्स पार्टी थी, अच्छा आप भी उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, और भी बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी पीपल्स पार्टी में थे उस वक्त के, जिन्होंने ये सारा दौर गुजारा हुआ है। आज वो उस पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। बिल्कुल। तो क्या वो वजह है कि वो, अच्छा क्या नजरिया बदल गया, या उस लीडर के बाद जो है वो जरदारी साहब के हाथ में अभी आज पीपल्स पार्टी है तो थोड़ी मुख्तलिफ हो गई? क्या समझते हैं? बड़ा खतरनाक सवाल है आपका। देखें ना, सच तो बोलना ना, सुबह सुबह पीपल्स पार्टी 50 साल की 5 दहाइयों से जीत रही है, और उसको कुछ अरसा इक़्तिदार से बाहर भी फेंका गया, फिर मुसलसल पीपल्स पार्टी आ रही है। सिंध के अंदर अगर बात करें
तो पीस पार्टी कंटिन्यू चल रही है। उसके साथ धांधलियाँ भी हुई, जो भी हुई, उसके बावजूद इक़्तिदार में मौजूद है। और आवाम ने जिस तरह ट्रस्ट किया, अंधा एतमाद किया, वोट दिया, अभी भी दे रहा है, अभी भी देगा, मगर उसके साथ जो धोखा, फराड, फरेब, झूठ के साथ जो सियासत की जा रही है, एक उनको अभी भी बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है, उससे पीस पार्टी से लोग खफा बागी होके, बाकी वो लोग हैं जिन्होंने इक़्तिदार में आना है चमचागिरी के साथ, पैसे के साथ, अपने पैसे की बचाने के लिए, जहाँ से का वो वडेरा, वो जागीरदार, वो लोग पीस पार्टी के साथ इस वक्त मौजूदा पीस पार्टी जुड़ा हुआ है, जिसको इक़्तिदार में आना है, अपना इक़्तिदार बचाना है, अपने दुकान बचानी है, अपना कारोबार, अपनी ज़मीन बचानी है, नहीं तो उस पर भी कब्ज़ा हो जाएगा। अब पीस पार्टी वो तब्दील होकर रोटी कपड़ा मकान वाली फ़लसफे वाली पीस पार्टी नहीं रही, क्योंकि मौजूदा इक़्तिदार में जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करप्शन से पाक इक़्तिदार आवाम को, गरीब को, ऐसे MP MNA जो लोग चाय बेचते थे वो MP MNA बने, उन लोगों को आके लेके आया। और जब लोग पीस पार्टी ने खंभे को भी खड़ा कर दिया किसी उम्मीदवार को, तो वो भी जीत गया। मगर उस तरह पीस पार्टी के साथ लोगों की मोहब्बतें मौजूद है, और उस मोहब्बतों के बदले में उस वोटर के साथ पीस पार्टी ने जो जुल्म किया, जो MRD तहरीक से लेके लोगों ने अपने जवान बच्चे, कुर्बानियाँ, शहादतें, जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत पे जिस तरह माओ बहनों बच्चों हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, वो शहादतें दी, उसके बदले में अभी आप 18 अक्टूबर का वाक़या ले लें, जिस तरह के लोगों ने, जिस तरह जवानों ने कुर्बानियाँ दी, पीस पार्टी उन कुर्बानियों के, उन शहीदों को भी भूल चुकी है, वो उनके साथ खड़ी नहीं, अभी सिर्फ उन लोगों के साथ अपने भूल चुकी है। इवन घड़ी खुदाबश की उन जो हमारी कब्रें हैं, उनको पीस पार्टी भूलती हुई सिर्फ पैसा 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 इक़्तिदार, जो खप्पे की बात थी, पीस पार्टी ने कहा जी हमें पाकिस्तान खप्पे को अलफ लगाया दियो, पाकिस्तान खप आयो का मतलब बेच दो। तो वो चीज़ भी अगर पाकिस्तान के अंदर पीस पार्टी ने कर डाली है, और जिस तरह पीस पार्टी को जो मंशूर है, मैं नहीं समझता पीस पार्टी अपने मंशूर पे कायम और दायम है, सिर्फ इक़्तिदार, पैसा और हवस। ठीक है, ये आपके ख्यालात हैं। सरदार जुल्फ़िकार साहब इस हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं? भुट्टो साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो कारकुनों की शहादतें हैं वो भी भूल चुकी है, और जो अपने लीडरों की शहादतें हैं वो भी इस वक्त जो आज की पीपल्स पार्टी जो है वो भूल चुकी है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफे में इस वक्त हम बात कर रहे हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम विलादत के हवाले से। आज उनकी सालगिरह का दिन है, और आज हम इस अजीम लीडर का जिक्र अपने प्रोग्राम में भी कर रहे हैं। हमीद भुट्टो साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ सरदार जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं। वक्फे से पहले हमने ज़रा हमीद साहब से इस बारे में वो जाना। जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने कहा, हमीद साहब ने कहा कि वो वाली जो पीपल्स पार्टी है ना, वो इस वक्त नहीं है, क्योंकि आज की पीपल्स पार्टी अपने लीडर्स की कुर्बानियों को भी भूल चुकी है, और अपने जो कारकुनों की कुर्बानी है उनको भी भूल चुकी है। क्या कहते हैं सर? भुट्टो साहब का अपना तजिया मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी आज भी वही पार्टी है, वही मंशूर है। अच्छा, आप ये देखें कि एक बड़ी जिद्दोजहद के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस उरूज पे पहुंचे थे कि वहाँ पे उनको हैंग किया गया। उसके बाद लीडरशिप नीचे आती है ना। लोगों ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम लीडर थे, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, और हमारे बुजुर्गों ने भी सुना होगा। मोहतरमा की जिद्दोजहद, उनकी शहादत के बाद उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि क्या लीडर थी मोहतरमा, और ज़रदारी साहब क्या है। मैं समझता हूँ कि ज़रदारी साहब ने जो खपे का नारा दे के इस मुल्क पे जो एहसान किया है, वो आपकी नस्लें याद रखेंगी, और ये हिस्ट्री बयान करेंगे लोग आज वहाँ पे। उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान में, दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने आज तक 5 साल नहीं पूरे किए, जमहूरियत ने 5 साल पूरे नहीं किए। ये वो वाहिद आसिफ अली ज़रदारी साहब थे जो प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने तमाम अख्तियारात आवाम को दिए, पार्लियामेंट को दिए, और आपने आपको वहाँ पे पार्लियामेंट पावर की, इन पावर की। उसके बाद बहुत बड़ा कारनामा है जिसको मैं कहता हूँ कि आपने एक बड़ा ऑपरेशन किया। शहीद मोहतरमा की आखिरी तकरीर थी। ये कौन लोग हैं जो स्वाद में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाने दे रहे हैं? पाकिस्तान का झंडा लगा वहाँ पे, कितना बड़ा ऑपरेशन किया, स्टडी कीजिएगा। हाँ। उसके बाद NFC अवार्ड दिया। आपका क्या झगड़ा था मुल्क में? अंदरूनी इंतशार क्या होता है? बड़ा भाई छोटे को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कह रहे हैं आज की हम बात मैं आ रहा हूँ, मैं सर उसी तरफ। उसके बाद उन्होंने किया कि NFC अवार्ड दिया। क्या झगड़ा था?
मेरा छोटा सूबा, बड़ा सूबा, ये हुकूक के लिए उन्होंने एक लाइन खींच दी कि ये आपका NFC अवार्ड दिया। आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान की क्या ऑन ग्राउंड सूरत हाल आपको आपने कभी स्टडी किया? वो आसिफ अली ज़रदारी साहब थे जिन्होंने बलोचिस्तान आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान दिया। आपको पता है KPK का क्या मसला था? सबसे बड़ा इशू क्या था? कोर इशू कि हम सरहद, हमारा क्या है भाई, ये सरहद क्या है? उनका इशू था कि हमें भी KPK खैबर पख्तूनख्वा दिया जाए। पार्लियामेंट में गया, बहस हुई। अच्छा, आपका मतलब है कि जरदारी साहब भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के पाए के लीडर हैं? आपका ये कहने का मतलब? मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया है। हम ये कहते हैं कि भुट्टो साहब ने एक प्रोग्राम में हम जलसे नारे लगा रहे थे, जिए जरदारी, तो जरदारी साहब ने वहां बाउंड किया कि नारा एक ही है, जिए भुट्टो, ये उन्होंने बैंड किया उस नारे को। ठीक है। मैं समझता हूं कि उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा किया कि एक बिलावल भुट्टो जरदारी को, एक कम तरीन, मैं कहता हूं कि एक उसको कम उम्र बच्चे को आपने चेयरमैन बनाया उस पार्टी का जिस पार्टी ने इस मुल्क में रोलिंग की। ठीक है। और लोगों को साथ करके वो अवाम में गए। मैं आपको सर बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हम सिंध में दौरे पे गए, भुट्टो साहब साथ बैठे हुए हैं। उनका एक अपना माइंडसेट है ना सर, उन्होंने हमेशा अवाम की बात की और अवाम से कहा आप आओ। वो इन हालात में आज जो लीडरी क्लेम कर रहे हैं, कोई सऊदीया में बैठा है, कोई जद्दा में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, को क्या दे के गया है? मगर सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिन लोगों के साथ आज पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया हुआ है, वो लोग खुदा न खास्ता बड़ी अजीब बातों के साथ बीबी को याद करते रहे हैं। आपको याद है? आप खुद जी, तरह जानते हैं, मैं टेलीविजन में बैठा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो सियासत का मेयार जो है ना बड़ा बिगड़ चुका था, वो पैसा वैसा बीच में। एक नुक्ते पे सारी जमहूरियत जो है, हम कह रहे हैं कि इस मुल्क की बका, इस मुल्क की जो है, इस मुल्क की जो बेहतरी है वो जमहूरियत में है, और जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, प्रोग्राम के इस हिस्से का जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से हम जो बात कर रहे हैं, इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं हम लोग। शॉर्टली उनकी सालगिरह के हवाले से, इस अजीम लीडर के हवाले से कोई बात करना चाहिए? जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह के मौके पे मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तान का, जो भी दुनिया के कहीं भी पाकिस्तान का बंदा इंसान रहता है, जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह को खुशी से और दुख के साथ भी मनाता है। और जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसा नज़रिया है, खुद वो चाहे पीस पार्टी या बाकी जितनी भी जमायतें अब रहें न रहें, जुल्फिकार अली भुट्टो का फ़लसफ़ा, नज़रिया मैं समझता हूँ त्या क़यामत रहेगा, क्योंकि उसने जिस तरह बीच पाकिस्तान के अंदर आइन से लेके कानून साजी से लेके जो बोया है, वो हमेशा पाकिस्तान है। तो थैंक यू सो मच सरदार साहब, आपके भी शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल सच है कि जुल्फिकार अली भुट्टो सिर्फ पीपल्स पार्टी के या किसी एक इलाके, एक जगह के वो लीडर नहीं है, वो पाकिस्तान के लीडर हैं और लीडर रहे हैं, और पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड थी उसके लीडर रहे हैं, और हमारी दुआओं में वो जिंदा हैं। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे और इस तरह के अजीम लीडर पाकिस्तान को आइंदा भी नसीब करे। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस वक्त दाखिल हो गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे शहर कायद के हवाले से, और ख़ास तौर पे शहर कायद में इस वक्त जो गंदगी की जो सूरत हाल है उस पर बात होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में बारिशों का सिलसिला कल से शुरू हो चुका है, और महकमे मौसमियात की जो पेशेनगोई है उसके मुताबिक 7 जनवरी तक इसी तरह बारिश होती रहेगी, और 8 जनवरी से बारिश का सिलसिला कुछ थमेगा और जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा और सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ये महकमा मौसमियात की जो पेशेनगोई है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अब बात कर रहे हैं बारिश के हवाले से। अगर बारिश हो रही है तो जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश होगी तो पानी होगा, ज़्यादा बारिश होगी ज़्यादा पानी होगा, कम बारिश होगी कम पानी होगा। बारिश ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पानी होने वाला है, तो ज़्यादा पानी के लिए ये नाले वगैरह और जो निकासी का निज़ाम है हमारा वो बड़ा कमज़ोर सा है। बट हम जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, वो उन्होंने रात भर जो है वो दौरे किए हैं और जगहों को ख़ुद चेक किया है। फ़िलहाल
जो सूरत हाल वो कंट्रोल में है, मगर इसी तरह मुसलसल बारिश होने के बाद अगले कुछ दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होगी ये हम जानेंगे अपने मेहमानों से। मेरे साथ हमीद भुट्टो साहब मौजूद हैं जो कि वक्फे से पहले हमारे साथ एक और मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे। हमीद भुट्टो साहब, आपको एक दफ़ा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। ठीक ठाक है माशाल्लाह, सलाम, एक बात ज़बरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, नौजवान समाजी कारकुन हैं शुजात बरनी, आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भजन चाय बाद में पीते हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो भुट्टो साहब, कराची के मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं, कोई गवर्नमेंट हो कुछ भी हो, ये गंदगी वाला जैसे जो मसला है, ये नालों वाला जो मसला है, ये क्या इतना लंबा चौड़ा काम है कि ये हो ही नहीं सकता क्या? फ़हीम भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत खुदा की। सबसे ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं कराची की इंतज़ामिया के लोग। इंतजामिया के लोग ज़्यादा कर रहे हैं शुक्र, एक नहीं 100 बार कर रहे हैं। उनकी चांदी का दिन शुरू हो गए। वो कैसे? चांदी के दिन शुरू हो गए क्योंकि पानी आएगा, बारिश होगी, नाले बंद होंगे, लोग शोर करेंगे, हंगामा होगा, तो उसके लिए मशीनरी मंगानी है, ये मंगाना है, वो मंगाना है, करोड़ों रुपए की करप्शन होगी, तो इसलिए शुक्र करना है उन लोगों ने। तो जब हमारे यहाँ सिर्फ कोई मुसीबत आए, उसको हम देखते हैं कि जी मुसीबत इसको आए, तो फिर मैं उसको ताड़ के रखूँगा, देखूँगा कि जिसको मुसीबत आए। वो हमारी इंतज़ामिया सिर्फ ये देखती है कि जी किसी इलाके में मुसीबत आ जाए, लोग सड़कों पे निकले, हंगामे करें, टायर जलाए, एहतजाज करें और रोए पीटे, तो उसके बावजूद फिर हुकूमत हरकत में आती है, इंतज़ामिया हरकत में आती है। सब कहते हैं जी ये मसला हल करो, मसला हल करो तो पैसे चाहिए तो करोड़ों में चाहिए, इसके लिए ये मिशन आएगी, ये मिशन आएगी, और एक करप्शन की नई दुनिया का सिलसिला शुरू होगा। कराची के अंदर इस वक्त छोटी सी बारिश अगर कल से हम देखें कि उसके बावजूद आप बड़े इलाकों को छोड़ के छोटे इलाकों के अंदर बिजली बंद, पानी कब नहीं, गैस का बहरान वैसे ही है मौजूद, और उसके साथ अभी भी आप मुख्तलिफ कराची के पसमानदा इलाकों में चलें, गटर उभर रहे हैं, पानी खड़ा है, लोग वहाँ से गुजर नहीं सकते। पहले तो ये होता था कि खुद कराची की जो KMC की हमारी इंतज़ामिया थी, वो गटरों के अंदर आके बोरियाँ डाल के, पत्थर डाल के, बंद करके पैसे कमाते थे। KMC वाले खुद कैसे करते थे? उनके वर्कर खुद करते थे, जो सैनिटरी वर्कर थे वो, क्योंकि फिर उनको खोलने के लिए पैसे चाहिए ना। उनको पता है कि जी हम 2 दिन के बाद ये खोलेंगे, बोरी कहाँ डाली है वो निकालनी है, तब तक तो जी पूरे शहर की आपने रोड सब गटर वटर आपने तोड़ के रखने हैं। तो ये एक माफिया है कि हमें मुसीबत के वक्त कैसे लूटा जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। वो ये नहीं देखते कि एक दिन उनको भी कब्र में जाना है, अल्लाह का अजाब आएगा। उस अजाब से डरने के बजाय वो अपने ऊपर सारा अजाब लेके अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं, और उन बच्चों के लिए वो पैसे जमा करते हैं जो उनको आगे जाके कुल और ख़त्म और दुरूद शरीफ भी नहीं बख्श करेंगे। तो ऐसी बदबख्ती की वजह से हमारे यहाँ ऐसे ही लोग आके हमारे ऊपर आके हुक्मरानी कर रहे हैं, नियतों की वजह से हम लोग जो है ना ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। और बारिश इतनी नहीं होती, बारिश को तो दुनिया पूरी इंजॉय करती है, मगर यहाँ पे हम इंजॉय तफरी करने के बजाय जहमत का शिकार होते हैं। कराची से अगर आगे कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हफ्तों के महीनों बारिश, अमेरिका और बाकी ममालिक का जिक्र कर ले, वहाँ हमने खुद चलते रहते हैं, मगर कोई ऐसा नहीं। यहाँ पे बड़े एक्सीडेंट हुए, रात से काफ़ी सारे बाइक से लोग गाड़ियों से गिर रहे हैं, उनको कोई आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। रात शार फैसल से मैं खुद गुजर रहा था, तो बहुत सारे लोग बेचारे बूढ़े बुजुर्ग बाइकों से गिर पे रोडों पे पड़े हुए थे, तो उनको कोई एम्बुलेंस में भी आधा घंटा लेट आ रही है। अस्पतालों के अंदर जो इमरजेंसी की सूरत हाल थी, तो बारिश के बाद डॉक्टर वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं मिल रहे, और आज शहर के अंदर छोटी बारिश के बावजूद भी स्कूल बंद कर दिए गए। सबको एक मौका चाहिए कमाने का। बारिश के बाद जो सूरत हाल है, और कराची से आगे आप निकल चले सिंध की सूरत हाल, तो वहाँ इस वक्त कीचड़ा, गंदगी और पानी खड़ा है, वो गटर अभी भी उबल रहे लोगों के लिए, और 15-15 घंटे से वहाँ पे बिजली गायब कर दी। हैदराबाद से काम शुरू होता है आगे तो आप लाड़काना दादू, वहाँ तो 15-16 घंटे बिजली नहीं है, वो उन्होंने बिजली वाले बंद कर दी, तो वहाँ पे गलियाँ नाले तबाह टूट-फूट का शिकार। कराची के मसाइल पे आप कितनी नज़र रखते हैं? आपको क्या लगता है कि अभी इनको किस हद तक हल होने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, जैसे कि भुट्टो साहब ने कहा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों के लिए रहमत है, और कुछ इदारों ने जो है इसको जहमत बना दिया हमारे लिए। और मेरी प्रीवियस एक छोटी सी क्लिप चली थी सोशल मीडिया पे, मैंने कहा था कि भाई कराची वालों, इस्तग़फ़ार का विर्द करो, बारिशें और होंगी,
और अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार का विर्द करा और बारिशें हो गई। तो मतलब कराची वालों के गुनाह धुलना शुरू हो गए और बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। देखिए बात यह है कि इस वक्त शहर कराची की मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा ऑल ओवर पाकिस्तान। हम ऑल ओवर पाकिस्तान अगर बात करते हैं तो शहर कराची को ही हम पॉइंट आउट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि कराची जो है वो पूरी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और कराची का जो हाल इस वक्त कर चुके हैं ये लोग, तो इस पर तो मतलब मेरा तज्जिया भी बिल्कुल फेल है। अब वही बात है, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि यार फलाना की वजह से ये मामलात आए हैं, फलाना की वजह से ये मामलात ख़राब हुए हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जैसे आपने अभी बात करी कि यार सब अंडर कंट्रोल हैं, तो ये बात मुझे ना हजम नहीं हो पाई। आपने अभी बात करी कि भाई मुर्तज़ा वहाब पहला दिन है, अंडर कंट्रोल है, बारिश कम हुई है, अभी इतनी बारिश नहीं हुई। मैं वही पर बात कर रहा हूँ कि इतनी कम बारिश, इतनी कम बारिश के बावजूद कराची की जो रोड है अभी भी इतना पानी भरा हुआ है। मैं खुद बाइक पर आया हूँ यहाँ पर स्टूडियो, मेरी गाड़ी खराब पड़ी हुई है, रात से पानी में डूबी पड़ी हुई है, समझ रहे। तो इस वक्त वो भाई अहम शाहराहों को इन्होंने क्लियर करा हुआ है जहाँ पर वीआईपी प्रोटोकॉल गुजरते हैं माजरत के साथ, और दूसरी अवाम भुट्टे बेचने आई हुई है। उनकी हालत देखो जाकर भाई, इस वक्त जो नालों के अतराफ के जो नाले कटे हैं वहाँ पर अभी भी झुग्गियाँ बनी हुई हैं, उनकी हालत देखो। आप जो है थोड़ा सा सरागोट से आगे जाओ, वहाँ जो झुग्गियाँ बनी हुई उनकी हालत देखो। है अनऑथोराइज, लेकिन इंसान तो है, समझ रहे हैं। तो मैं इसको इसलिए हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि हम नहीं कर पा रहे, अंडर कंट्रोल कुछ भी नहीं है। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने विजिट कर लिए तो कोई तीर नहीं मार लिए। हर कोई विजिट कर रहा होता है, हर किसी को सोशल मीडिया चाहिए होता है, हर किसी को मीडिया चाहिए होता है, समझ रहे। इस वक्त जो निज़ाम हमने अपने हाथों से ख़राब किया है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते। बात यह है कि हमेशा छोटी सी सियासत में बता रहा हूँ, हमारे इस वक्त इस मौजूदा दौर में इस वक्त ढक्कनों पर सियासत हुई है, और ऐसी सियासत हुई है कि उन्होंने कहा कि फलाना पार्टी का तो ढक्कन यहाँ नहीं लगेगा, फलाना पार्टी अगर ढक्कन लगाएगी तो डंडा भी लगाएगी झंडे के साथ, और फलाही इदारे आगे ढक्कन लगा रहे हैं। ये ले देखिए बात ये है कि देखिए वो भी सियासत के नजर हो गए ना, जिन्होंने ढक्कन लगाए वो भी सियासत के नजर हो गए। मैं तो इतनी खुल के बात कर रहा हूं कि वो ढक्कन भी आवाम को ढकने के लिए नहीं थे, वो ढक्कन वो ढक्कनों के लिए थे जिन्होंने अभी इस वक्त सियासी पुश बनाई लेकर साइड हो गए, समझ रहे हैं। तो मैं इस वक्त डिपार्टमेंटल तौर पर दोबारा आऊंगा कि इस वक्त जो इदारे काम कर रहे हैं, देखिए बात यह है कि आपको हमको अब तक ये नहीं पता जो एमपी एमएनए बैठे उनका क्या काम है, उनको अब तक पता नहीं है। जितने एमपी एमएनए आप लोगों ने आके बिठाए, या तो कोई वडेरा है या तो कोई बिजनेसमैन है, वो अपने मफादात के लिए एमपी एमएनए बनाए, पार्टी के मफादात के लिए एमपी एमएनए बने। मुझे बता दें कितने हल्के ऐसे जिनको पता ही नहीं है कहां पे गटर लाइनें जा रही हैं, कहां पे नाले जा रहे हैं, कहां पे बरसाती नाले बंद हुए हैं। अच्छा बात यह है कि आपको पता है कि आपका एक डिपार्टमेंट है, प्रीवियस भी आपके प्रोग्राम में यही बात करी थी मैंने कि एक प्रोग्राम है, एक डिपार्टमेंट है आपका मौसमियात का, करोड़ों रुपए सैलरीज जारी होती हैं, जीएम की, फलाना की, ढिमकाना की, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है भाई, करोड़ों रुपए जा रहा होता है। कहाँ का? हमारी आपकी जेब पर जा रहा होता है ना। अब जब पता है कि मौसमियात आपको बता रही, इंडिकेट कर रही है कि भाई फलाना दिन तक बारिश होगी, तो भाई कहाँ है वो तमाम इदारे जिनको पता है, उनको रेड अलर्ट जारी कर दिए, फिर भी वो कमरों में से बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा जब निकलेंगे, जब बारिशें मुंह पर होंगी, पानी सर तक आया हुआ होगा, उसके बाद निकले होंगे डंडे लेकर, भाई पार्टी के झंडे लगा रहे होंगे, गटर खा साफ कर दिया, पार्टी का झंडा लगा दिया। भाई इन झंडों से डंडों से कब निकलेंगे हम नहीं निकल पा रहे। अब थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। अब बात ये करते हैं कि इस वक्त यहां पर भी सियासी निजाम चल रहा है। अगर आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है तो आपका गटर साफ होगा, अगर सियासी पार्टी के आप कारकुन है तो गटर साफ होगा, समझ रहे हैं। जैसे भुट्टो साहब ने कहा कि हकीकत है केएमसी के ही जो नीचे कारिंदे हैं वो उन्होंने बल्ले, डंडे, भूसे के बोरे बना बनाकर बंद किए गए। इवन सियासत की नजर, प्रीवियस एक पार्टी थी जिसको मैं पार्टी नहीं कहता, सही है, उसने किस तरीके से जागीरदाना तरीके से काम करा, होल्ड रखा कराची में, ठीक है हम मान लेते हैं। अब हम इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि जब शहर कराची में वो पार्टी हुआ करती थी तो इस तरह नाले भरा नहीं करते थे। एमकेएम की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं उसी सियासत में, देखिए नाम भी लेना नहीं चाहता क्योंकि वो खत्म हो चुकी है पार्टी। अच्छा एक नहीं, वो कराची में हुकूमत कर रही है, कैसे हुकूमत कर रही है? एक वक्फा है, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के इस हिस्से में शहर कायद में जो गंदगी के ढेर हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब और शुजात बर्नी साहब। अच्छा हमीद भुट्टो साहब, वक्त से पहले शुजात बर्नी साहब जो हैं वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और काफ़ी नाराज़ भी थे। ठीक है, एक शहरी जब अपने इर्द गिर्द देखता है कि वाकई गंदगी के ढेर हैं, जूं के तू हैं और ये इससे नुकसान उल्टा हमें ही हो रहा है, हमारे ही बच्चे जो है ना वो इस गंदगी की वजह से जो है ना वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मगर सर जहाँ पे इंसान रहता है वहाँ पे ये कचरा ये प्रोड्यूस होता ही होता है ना। आपने कुछ आज जिस मॉडर्न दौर में है हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, कागज़ इस्तेमाल करते हैं और जो भी वेस्टेज है सारी वो तो वो क्रिएट होगी वो प्रोड्यूस होगी। अब उसको दुनिया भर का ये मसला है, दुनिया भर में ऐसे होता है। वो ममालिक साफ हैं, हमारे यहाँ वो सारा कचरा जो है ना हम सजा के सामने रख लेते हैं। ये क्या वजह है आखिर? क्या ये इतना मुश्किल काम है कि कोई हमारी हुकूमत अभी तक इस पे नाकाम है? और ख़ास तौर पे कराची शहर कायद में ये काम, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ी आबादी वाला, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ पे ये हाल। फ़हीम भाई, सबसे पहले बड़ा अहम सवाल है आपका शऊर की कमी। हाँ, और हुकूमत की जवाबदारी इतनी नहीं होती जितना हम उसको हुकूमत को जवाबदार भी ठहराते हैं। हम कचरा उठा के अपने घर से बाहर दरवाजे पे रख देंगे। हाँ। वहाँ बिल्ली आएगी, बंदा आएगा, लात मारेगा, वो सब कुछ वहीं आपकी सीढ़ियों में घर के बाहर ठीक है। फैल जाएगा। दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक हम भी घूमते हैं, वो सख्ती और कानून की पासदारी करते हुए घर से निकलते हुए बड़ा एक शापर उठा के पूरे कचरा डस्टबिन से निकालेंगे, डस्टबिन भी अपनी शापर डाल देंगे, पूरा कचरा उसको आके मुंह बंद करेंगे, गाड़ी में रखेंगे थैला और जाके एक कचरादान जो बड़ा है वहाँ पे रूम बने हुए हर बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा, वो भी पैक किए ऊपर छत भी, क्योंकि मच्छर और बाकी उसका चाबी भी है, दरवाज़ा खोलेंगे अंदर वो फेंक देंगे। ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ जिस तरह बनी हुई हैं कचरे के फुटपाथों पे, रोडों पे पेटियाँ वो चारों तरफ से खुली हुई हैं, जिसका जहाँ है वो कचरा फेंक दे, ऐसे भी नहीं है। तो वहाँ एक निज़ाम है कि जैसे किसी जनरेटर को, किसी चीज़ को आप घर की तरह बंद कर रहे हैं, कचरे के भी रूम बनाए हुए हैं। अमेरिका कैलेंडर में हम गए तो एक रूम बने हुए बड़े बड़े जहाँ पे वो डालते हैं। यहाँ पे कचरे का शोर होगा, गंद का शोर होगा। जवाबदारी अगर कराची की करें तो KMC की होगी, KMC कह देगी जी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, आपकी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की, फिर टाउन की, UC की, एक दूसरे पे डालते जाएंगे। फिर इन सब की जवाबदारी के बाद फिर वो कहते हैं कि जी ये साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की जवाबदारी है, फिर वो चाइना की कंपनी की जवाबदारी है। हम अरबों रुपए इस कचरे को जमा करने पे, जलाने पे, ठिकाने लगाने पे खर्च कर रहे हैं, मगर कंपनी के ऊपर कंपनियाँ ठीके पे रखते जाएंगे, मगर वो काम करने के बजाय 50% करप्शन की नज़र हो जाएगा। अगर कराची की बात कर ले, जो कंटोनमेंट के इलाके हैं वहाँ पे आपको कचरा ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। वो लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत उनमें शऊर है कि जी हमने कचरा अपना, अगर किसी बिल्डिंग में है तो हर बिल्डिंग ने कराची के अंदर एक अपना जो सफाई वाला है तो उसको शापर दे देते हैं, वो कचरा ले जाता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम जो है वो कच्ची आबादियाँ, कब्जे पे बने हुए घर, वो जहाँ पे शऊर की कमी है वहाँ पे फिर वो आपने नाले में भी फेंक दिया कचरा, वो सब कुछ आपने फेंक दिया, जहाँ घर के बाहर जहाँ जो मर्जी आए आपने कर दी। फिर हम गालियाँ देंगे हुकूमत को, इंतज़ामिया को, उनको गालियाँ दे के हम ऐसी कर देंगे जी वो जैसे मिनिस्टर ने, CM ने आके या एडमिनिस्ट्रेटर ने आके कचरे की थैली उसका घर से आके झाड़ू भी खुद देना है। तो हमें अगर शऊर आ जाए, इंतज़ामिया करप्शन कर रही है उससे इनकार नहीं, मगर हमें अपना कचरा अपना हम खुद वो नीचे से लेके ऊपर हमने ठेला फुटपाथ पे लगा दिया, सारा रात का गंद वहाँ फेंक के चले गए, उससे छापर में किसी में बंद करके नहीं रखा तो जवाबदार जी हुकूमत है, वो कचरा नहीं उठाती। हमारी ये बात सही सर, किसी प्लॉट में जब कचरे का पैकेट हम फेंकने जाते हैं ना सर, तो वो एक जो बना होता है डस्टबिन बनी होती है उसमें नहीं फेंकते हम लोग, उससे बाहर फेंकते हैं। हाँ, उससे बाहर फेंक के आते हैं। ठीक है, उस प्लॉट में तो फेंक दिया हमने, और क्या करें, वहाँ से लाके यहाँ तक छोड़ दिया, कम है क्या? आप सर शेयर कर रहे हैं कि आपने जो देखा बाहर की दुनिया में। सर मैं सर ओस्लो में, नॉर्वे में था, एक शो के लिए हम लोग वहाँ पे गए। तो अब वो वहाँ पे ना उनकी जो लोकल जो ट्रेन थी उस पर सफ़र करना था हमने, शहर से एक जगह दूसरी जगह, तो थोड़ा सा वॉक करना पड़ा हमें, कोई 5-10 मिनट की वॉक थी वो हमने की। तो एक कॉलोनी के पास से गुजरे हम, आबादी के पास से, तो वहाँ गुजरे तो मैंने देखा कि लोग बाहर निकले हुए हैं
और काफ़ी सारे लोग हैं, किसी के पास झाड़ू है, कोई बुजुर्ग है तो उसने हाथ पे ग्लव्स पहने हुए हैं, वो जो खुश्क टहनियाँ हैं पौधों की वो तोड़ के वो उसमें डाल रहे हैं, कोई जनाब वो उसे पेंट कर रहा है, सेट कर रहा है। देखा मैंने कहा ये कौन लोग हैं सारे जो वहाँ के जो रहायशी थे, उनका कि ये वो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले हैं, ये यहाँ पे रहते हैं और हर घर में से एक शख्स उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसने बाहर आके सफाई के लिए 15 दिन बाद जो है ना सबने इकट्ठे मिलकर सफाई करनी होती है और हर घर में से एक बंदा आता है, वो पाइप से पानी सफाई कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई वाइपर लेके बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। अरे यार कितने अच्छे लोग हैं, इतने साफ मुल्क में रहते हैं, उसके बावजूद उन्हें फिक्र है। हम लोगों के पास तो जितना अल्लाह के हुक्म से हमारे इर्द गिर्द गंद है, हमें 15 दिन बाद, हमें तो मेरा ख्याल हर 2 घंटे बाद घर के बंदे को जाना चाहिए बाहर जाकर सफाई करने के लिए। अगर 50 साल पहले हम कराची को देख लें तो यहाँ पे शीशे की सड़कें थी और गुलाब के पानी अर्क से सड़कें धोई जाती थी, गंदगी साफ की जाती थी और साफ सुथरे आता था कि उस वक्त इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी, टांगे चलते थे, घोड़े चलते थे, आपकी खूबसूरत निज़ाम था। अब जब आपके जानवर घूमेंगे तो सारी बातें गंदगी होगी, उसके बावजूद उन घोड़ों की गंदगी को भी इस तरह साफ किया जाता था सुबह उठ के। अभी हमने क्या किया है, जो आपका झाड़ू देने वाला है जिसको हम भंगी कहें, जो भी कहें, सैनिटरी वर्कर कहें, स्वीपर कहें, वो तो हमने बंगलों पे अपने घर की सफाई में डाल दी है। 50% वो जो सैनिटरी वर्कर है, जो स्वीपर्स है, वो बंगलों के, मिनिस्टरों के, आपके जो क्लार्क है KMC का, जहाँ आप वहाँ पे उसकी घर की वो सफाई करेगा, वो चौकीदारी करेगा। तो यहाँ पे शहर का काम उसने नहीं करना, यहाँ पे उनकी गली, उनकी सड़क का काम हो रहा करेगा, बाकी नहीं करना। और दूसरा जो निज़ाम है, अगर बात करें कि जब हम बगैर किसी प्लानिंग के, टाउन प्लानिंग के, अपनी मर्जी से कोई सोसाइटी बना लेते हैं, कोई इलाका बना लेते हैं कब्जा करके, फिर वो हुकूमत किस तरह उसको मैनेज करेगी? वहाँ गटर भी नहीं होगा, नेचुरली निज़ाम नहीं होगा। तो हम जब खुद अपनी मर्जी के सारे कुछ नालों के ऊपर हम कब्जे करके, गुजर नाले से लेके उनके ऊपर घर बना चुके हैं, वो कचरा भी उसके ऊपर डालते हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट बाकी ने अभी 100 मोर नोटिस दे के वो सफाई करा रहे हैं। तो एक पूरा निज़ाम हमने खुद गलत किया हुआ है। जितने भी हमारे बड़े नाले हैं हम उनके अंदर सारे गटर भी डाल देते हैं, सारी अपनी जवाबदारी छोड़ के। यहाँ हमने कराची के जितने भी बड़े गटरे वो समंदर की तरफ हमने रुख कर दिया है, समंदर को ख़राब कर रहे हैं, पानी को, वो उसको हम समंदर को भी गटर बना के उसको यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं। समंदर तो एक नायाब, हमें कुदरत का अनमोल तोहफा है जिसको हम खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया उससे पूरी जनरेशन जनरेट के लिए जाते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ से कोई इंसान उठ के गए हैं और वो गंदगी पूरा फेंक के जाते हैं, वो सारा वहीं फेंक देंगे, वहीं फेंक आप वो हड्डियाँ भी वापस ले जाएं यार, जो लेके आए हैं वहाँ से, वहाँ डाल के आप फेंक के जा रहे हैं। कचरा, थैलियाँ, चम्मच, प्लास्टिक के बर्तन, आप क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती। एक दफ़ा भुट्टो साहब हमने क्या किया, हमने वो अपना फैशन कम्युनिटी के हमारे दोस्त थे, हमने उन सबको लिया, चैनल को ऑन बोर्ड किया, अब तक चैनल को, हम चले गए सी व्यू सफाई की। हाँ, हमने कहा आज हम सफाई करके आएंगे, हम पूरा सी व्यू नहीं साफ कर सकते, कोई बात नहीं, हम एक कम कोई 10 फुट की लंबाई में जो है ना इतना ही साफ कर देंगे, काफ़ी है, अपना हिस्सा हम कर देंगे। सर हम गए, कचरा उठाया, अरे उसके तो नीचे कोई 10-10 फुट तक कचरे की तय बनी हुई है। आप कितना कचरा निकालेंगे वहां से? वो मतलब कोई मामूली काम, शॉपर मिलेगी, गंद मिलेगी, बोतल मिलेगी, क्या प्लास्टिक मिलेगी, चीजें मिलेंगी वहां पे। तो मतलब कि फिर वो डायरेक्ट जो गटरों की लाइनें जा रही हैं समंदर में, सही है। मतलब गंदगी का ये मेयार। और हम अल्लाह के हुक्म से सारे मुसलमान रहते हैं यहाँ पे, हम सारे मुसलमान हैं और कहते हैं कि जो सफाई है वो निस्फ ईमान है। हमारा ये निस्फ ईमान सड़कों में नजर आ रहा है, बाकी निस्फ जो नजर नहीं आ रहा होता अल्लाह ही हाफिज है। तो इरशाद भाई आप बताएं, गंदगी और अभी बारिशों की वजह से किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, जरा थोड़ा सा अभी क्या करना होगा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। हम तो फिलहाल जो है वो तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। वजह यह है कि सब अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं और बारिशें तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं और आगे आने वाले वक्तों में और तेज़ बारिशों का इम्कान है। तो हमने क्या सूरत हाल अपनानी है वो ये है कि हमने AC कमरों से और रोडों पर उतरना है। बेसिकली जो हमारे नालों का निज़ाम है उनको दुरुस्त करना है। नालों का निज़ाम दुरुस्त होगा तो पानी खड़ा नहीं होगा। अच्छा हाँ। अभी भी रिसेंटली जब मैं आ रहा था तो एक जो स्वीपर है वो कोशिश कर रहा था गटर खोलने की, अब इतना पानी खड़ा हुआ है उसके बावजूद वो गटर खोल रहेगा। अब देखिए बात ये कि ये दिखावा ना होना चाहिए ना, बात ये डिफरेंट जगहों पर जो है लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हो भाई वहाँ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो है नकासी का जो निज़ाम है उसको पीछे से दुरुस्त करना है।
आपने बात ये कि कुछ ऐसी भी जगहें अब तक मौजूद हैं जहां पर नालों के ऊपर अब तक के इंक्रोचमेंट हुई भी है। वो इंक्रोचमेंट इसलिए नहीं हट पा रही क्योंकि वो कोई सियासी जो है ना दबाव की बिना पर जो है वहां पर इंक्रोचमेंट नहीं हो रही। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी रोंदा जा रहा है। तो हम जब तक कि अपने नालों को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक हमारे निकासी का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, हम नहीं निपट सकते इन तमाम चीज़ों से। अच्छा, पार्टीज भी कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो तवज्जो देती हैं कि जो बाद में नजर आए, उस सुर्खी पाउडर वाले प्रोजेक्ट्स, ये तो गटर साफ हुआ, किसने देखा? वो कल को इतना पैसा लग गया, कैसे साबित करेंगे कि हमने ये किया है? बात ये है कि अभी भाई ने कहा कि उस दौर में जो है वो शीशे की सड़कें हुआ करती थी, तो भाई उस दौर के अंदर जो है ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं हुआ करती थी। समझ रहे मेरी बात आप? थी उस पार्टी की हुकूमत थी। भाई भुट्टो साहब तो उस दौर में, तो भुट्टो साहब को तो हम वैसे ही बहुत एहतराम करते हैं ना। भुट्टो साहब वो लीडर है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद की जो है ना पीपल्स पार्टी को तो मैं अल्लाह हाफिज करता हूँ। समझ रहे? उसके बाद उस वक्त जो है एमक्यूम नहीं थी, उस वक्त वो लोग नहीं थे जिन्होंने कराची को दहशतगर्दी की तरफ रवाना किया। उस वक्त मुस्लिम लीग नून भी नहीं थी। समझ रहे? अबे भाई नहीं थे ये लोग। जब भी वो शीशे की सड़कें थी अर्के गुलाब से धुला करती थी। अब तो अर्के गुलाब थोड़ी सी बोतल में भी नायाब है। तो ये बात ये कि हुकूमत का काम तो है ही है, साथ में गवर्नमेंट के जो हमारे जो नीचे अफसरान काम कर रहे हैं उनका भी है। ठीक है, हम मानते हैं आवाम का कसूर है। जैसे आपने बोला भाई कचरा जो है बाहर पड़ा हुआ है, वो हम ही डाल रहे हैं। ठीक है, हम डाल रहे हैं, लेकिन बात ये है कि वो काम हमारा वहां तक पहुंचाना है। तो भाई डेली बेसिस पे उठाओ, तो वहां से उठाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। करोड़ों रुपए की करप्शन हो चुकी है और अभी भी होगी, इन बारिशों में भी होगी करोड़ों रुपए की करप्शन। समझ रहे? बात यह है कि वहां पर दिखाया जाता है इतनी मशीनरी चल गई, अब कहां है मशीनरी? वो मशीनरी आपको नजर आएगी वीवीआईपी प्रोटोकॉल को साफ करने के लिए, वीआईपी प्रोटोकॉल के घरों को साफ करने के लिए, ये वो मशीनरी वहां नजर आएगी। भाई गरीब आवाम किधर है? उसके टैक्स पे आपने तमाम अपने अखराजात बियर कर रहे हैं। हम किधर हैं? हमारा बता दो, हम कहां जाएं, हम किस सिमत में जाएं? कोई सियासी पार्टी कराची का, पाकिस्तान का अच्छा नहीं चाहती, हम ही हैं वो लोग। मैं वही बात करूंगा, जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान में। हम गलत हैं, आप गलत हैं, ये गलत है, हम सब गलत हैं भाई। बात ये हमें पता है, हमें पता है कि ये पार्टी या ये वजीर अगर आएगा तो ये कराची या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा। पता था। अब देखो कहां पर सूरत है। और मैं आपको अभी दूर अंदेशी दे दूं, इस वक्त अब जो इलेक्शन होंगे इसके अंदर भी उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। समझ रहे? तो हम तो इस वक्त नालों पर हैं। इस वक्त नाले बहुत छोटी सी चीज है। इस वक्त हमारे टैक्स जितने लिए जा रहे हैं हमसे, हमें हर चीज पर टैक्स दिया जा रहा है, हमसे लिया जा रहेगा। हम कहां जाएं, किसके पास आगे जाके रोएं? बात यह है कि यहां पर हुकूमती निज़ाम ही गलत है, हुकूमती निज़ाम ही खराब है। अब नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुई है भाई, क्यों हुई, कैसे हुई, मुझे इसका जवाब दो ना। इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो उनको हटाने आते तो तब भी देखें ना, लोग सामने आए थे कि वो गरीब लोग हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है, उन्हें जगह दें, फिर जाएं वहां से। मैं इतनी बड़े अल्फाज आपसे अदा कर रहा हूं, आप मुझे ईमानदारी से दिल पे याद रख के बताइएगा कि एक सियासी जमात है एमक्यूएम, उन्होंने जितनी लीजें दी आज सब टूट गई, टूट रही और टूटेंगी। लेकिन जो सिंध हुकूमत ने लीज दी है वोटों को, आप हिलाकर दिखा दो। बड़ा डिफरेंस है। मैंने बड़ी क्लियर बात करी। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में 20 अरब रुपए की गंदम जो है ना वो चूहे खा गए, आपको पता है? इतने चूहे 20 अरब रुपए की गंदम खा गए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में बात कर रहे हैं हम शहर क़ाइद के हवाले से, जहाँ हर जगह गंदगी के ढेर हैं और वो जूं के तू हैं कई बरसों से। अब बारिशों का मौसम भी शुरू हो चुका है और इससे पहले कि ये गंदगी हमारे लिए बाइस अज़ाब बने, तो इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से कि क्या होना चाहिए, ऐसे क्या इक़दाम होने चाहिए अवाम और हुक्मरानों की जानिब से, ताकि कुछ बेहतरी की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकें। हमारे साथ हमीद भुट्टो साहब मौजूद हैं और शुजात बरनी साहब मौजूद हैं। शुजात बरनी साहब, आप वक्फे से पहले बयान कर रहे थे कि ये हालात जो हैं ये कुछ ये ऐसे के ऐसे ही रहने हैं, आप ये फरमा रहे थे। बिल्कुल सर, बात ये है कि हम खुद हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। प्रीवियस भी मैंने यही बात आपसे बोली कि देखें डिपार्टमेंट में तो लोग बैठे हुए हैं, हमने उनको जगाना होगा।
आवाम का रोल अदा हमने करना होगा, क्योंकि अगर हम आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं या भुट्टो साहब आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हम उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ, आला इक़्तिदार तक पहुँचाएँ। वजह ये कि देखिए नाले की बात नहीं है यहाँ पर, हम इस वक्त हर उस इशू पे बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। इस वक्त आप यकीन मानेंगे प्रीवियस जो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़े वलवले उठे कि भाई के इलेक्ट्रिक ने इतने लोगों को जान दे दी, मर गए, फलाना हो गया, कोई उसके बाद कोई जवाब आया? कुछ नहीं हो पाया। बात ये कि अब दोबारा बारिशें आ रही हैं, दोबारा लोग गड्ढों से मरेंगे, दोबारा लोग पानी से मरेंगे, दोबारा लोग बिजली से मरेंगे। हम जाएं किधर? हम मरने के लिए बैठ गए हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम इन लोगों को झंझोड़ें जो इस वक्त नशों के अंदर हालत में हैं, नशों की हालत में अपने बयानात देते हैं, नशे की हालत में साइन करते हैं। किसको अपॉइंट कर रहे हो, कैसे अपॉइंट कर रहे हो, किस तरह अपॉइंट कर रहे हो, कि हालांकि वो एलिजिबल है भी या नहीं है उस डिपार्टमेंट के अंदर या उस सीट के अंदर। सिर्फ यहाँ पर चल रही है सियासत, मोहब्बत और अपने अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। खत्म बात। भुट्टो साहब, आप इत्तेफाक करते हैं बनी साहब की इस बात से? क्या वाकई ऐसे ही हालात हैं जिसका नक्शा इन्होंने खींचा है? इससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, हमारे लोगों के अंदर मसाइल हैं। अच्छा, लोगों के मसाइल, लोग हमारे मसाइल खुद ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, हुक्मरान तो मसाइल की जड़ हैं। ठीक है, मगर हमारे अंदर वो जो शऊर होना चाहिए ना, पॉलिटिकल, समाजी, इखलाकी, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हम सिर्फ अपने घर को देखते हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं कि मैं कमा लूँ, बस मेरा घर चल पड़े। अगर हम इज्तिमाई सोच आस्ता आस्ता गली महल्ले के अंदर वो ख़त्म होती जा रही है। एक बिल्डिंग के अंदर एक दूसरे की शनाख्त, पहचान और वो ख़ानदानी रवायतें ख़त्म होती जा रही है। हम दूसरों की तरफ उंगली उठा के अपने आप को कहते हैं कि मैं फ़रिश्ता हूँ। तो अंदर कराची के अंदर मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो कराची के साथ या इस सिंध के साथ या इस मुल्क के साथ वफादारी के बजाय इसको काट के टुकड़े करने के चक्कर में है। हर बंदा चाहता है कि जी जो घर से रूठता है, जिसको इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिलता, दाना पानी नहीं मिलता, वो आके नारा मारता है कराची को अलग कर दो। भाई तुम्हारी बाप की जागीर है, तुमने दादी या नानी के जहेज में लेके आए कि कराची को आप अलग कर रहे हो। कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध का एक हज़ारों सालों से हिस्सा है। यहाँ पे आओ, खाओ पियो, इतनी कमा रहे हो। और कराची ने तो सबको वेलकम किया है। जितनी भी अगर किसी और सूबे में चले जाएं तो वहाँ पे आपको रहने नहीं देंगे। यहाँ पे आपको MPA भी मिल गई, MNA भी मिल गई, सियासत भी करने दी गई, इक़्तिदार भी दिया गया, जॉब्स भी दे रहे, घर भी दे रहे, सब कुछ दे रहे। वेलकम, मोहब्बत के साथ, एक अमन के साथ कराची के अंदर रहने की बात है। वहाँ पे उसको टुकड़े करके सिर्फ इसलिए की जाती है कि आने वाली बल्दियाती इलेक्शन होनी है, हमें वोट मिल जाए। उस करेंगे जी, नफ़रत की बात करेंगे, ज़बान के नाम पे मुहाजिर का नारा लगा देंगे, पंजाबी का, पठान का, हज़ारा का, सिंधी का। हाँ, हम नारा लगा देंगे। इस नारे पे कहेंगे जी हमें वोट मिल जाए। अब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। लोगों में जो बेवकूफ़ी थी आपस में लड़ने वाली, जो माजी में 3-4 दहाइयाँ पहले हम कौमी बुनियादों पे कभी मुहाजिर सिंधी लड़ रहा है, कभी पठान और वो लड़ रहा है, कभी पंजाबी और सिंधी को लड़वा रहे हैं कि जी ये साम्राज्यी कुव्वतें हैं। अब ये बात कम से कम ख़त्म हुई है। पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने कारकुनों को जमा करके लगी हुई हैं, कभी गटर की सियासत पे, कभी उसकी सियासत पे, और ये लगे हुए हैं लोग हैं। अब आम लोग उनके साथ खड़े नहीं है, वो नफरत करने लगे हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टियों की जलसे देखें, आपको आम बंदा नहीं मिलेगा, कारकुन मिलेगा। शऊर में थोड़ी सी बेहतरी आई है, थोड़ी बेहतरी आई है। वो कुछ लोग पढ़े लिखे होके, अब जैसे जॉब्स की बात की गई, लोग कमीशन पास करके CSS करके अफसर बनने के चक्कर में हैं। तो पहले हर बंदा दौड़ता था पॉलिटिकल पार्टी में कि हमें जॉब मिल जाएगी, और वो पॉलिटिकल पार्टियाँ जैसे शुजात दिखा रहे कि जी अंधा बांटे रेवड़ियाँ वो बांटते फिरते थे। आज सेनेटरी जो अपना खाकरोब से लेके सब लोग जो भर्ती किए गए वो अपने कारकुन किए गए। वो जिसका काम नहीं था वो भी सैलरी लेगा जी, अनपढ़े उसको वहाँ पे आपने कर लिया, वो काम तो नहीं करेगा। अभी भी अगर मुर्जावाब एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं समझता हूँ अगर वो सिर्फ एम्प्लॉइज़ की लिस्ट निकाले तो 10,000 लोग तो ऐसे निकलेंगे जो फेक हैं और अभी भी मौजूद है, मगर वो निकाल नहीं पाएगा क्योंकि वो जो जिस तरह आया है, जैसे बैठा हुआ है, तो जहाँ बिल्कुल बाकी पार्टियाँ गर्म हो जाएंगी, फिर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ समाजी तंजीमों से लेके बहुत सारे इदारे जो हैं वो जी वेलफेयर का काम भी करेंगे,
जी वेलफेयर काम स्टेट का है, हम वो आसानी से बना के सारे काम वेलफेयर के भी करेंगे, दूसरों के काम में आगे लगे रहेंगे। मैंने खुद क्या करना है ये यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ फुटपाथों पे खाना भी खिलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, वो भी अरबों रुपए की एक करप्शन है। उसमें सिंध गवर्नमेंट से लेके बड़े जो हमारे सरमाएदार है अपनी टैक्स की चोरी को बचाने के लिए वो आपके वेलफेयर को किसी NGO को, किसी समाजी इदारे को पैसे दे के वो सारी चीज़ें इस कराची के शायद मसाइल को जन्म दे रही हैं। सारी वेलफेयर और जितनी भी आप सामाजिक काम देख रहे हैं कराची के अंदर क्यों हो रहा है, उसकी वजह यह है कि जी हमने अपनी टैक्स मुल्क का जो पैसा है वो बचाने के लिए किसी समाजी इदारों को दे के अगर जो सरमाएदार है वो उन वेलफेयर्स के और उन बाकी फुटपाथों पर खानों खिलाने के बजाय अपनी गली महल्ले को सफाई के लिए एक कमेटी बना ले, एक सिस्टम बना ले, वहाँ पे वेलफेयर का स्कूल बना ले, किसी गरीब बच्चे की तालीम हो, शादी हो किसी गरीब की बेटी की, और उसका जो ढक्कन कोई चोरी करके आया तो उस पर अगर वो लगा ले, अपने एक एम्प्लॉई इदारे का फैक्ट्री का वो लगा ले कि जी मेरे इस गली में इस रोड पे कोई वेलफेयर का काम कर लो, तो मैं समझता हूँ सारे मसाइल का हल भी निकल सकता है। अच्छा शुजात साहब, आपको लगता है कि हम इस कूड़े को, हम गंदगी को, इस कचरे को कारामद भी बना सकते हैं? देखिए बात यह है कि बिल्कुल इस वक्त कुछ कंपनीज हैं जो प्रीवियस आई भी चाइना से, बात ये डील नहीं बन पाई। परसेंटेज पसंद आ रहा है। अरे भाई बात यह है डील इसलिए नहीं बन पाई कि कुछ परसेंटेज जाना था किसी जगह, तो वो नहीं मिल पाया उनको, तो डील कैंसिल हो गई। ये आप जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा मोहल्ला बोल रहा है, पूरी अरे पूरा कराची बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा। देखिए बात ये है कि जैसे भुट्टो साहब ने कहा कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी करप्शन की नजर हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन बात ये है कि माजरत के साथ इस वक्त शहर कराची में वो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, वो ट्रस्ट काम कर रही हैं, जो काम हुकूमत को करना था वो काम कर रहे हैं फलाही इदारे। ठीक है, हम मानते हैं करप्शन हो रही है, फलाना हो रहा है, ये भी गलत है, रोडों पे खाना खिलाना, लोगों की रूह मजरू करना, ठीक है सब कुछ गलत है, लेकिन पांचों गुलियां बराबर नहीं होती हैं भाई। बात ये फलाही काम जो इस वक्त कर रहे हैं फलाही इदारे, वो काम गवर्नमेंट करना चाहिए था, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, अब उन्हें अखंड मिले या कुछ भी मिले ना, ठीक है। बात यह है कि इस वक्त मैं सिर्फ हाथ जोड़कर उन इदारों से दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह के वास्ते हमें इंसान समझा जाए, हमें जानवर ना समझा जाए। हम वैसे ही बिलप बिलप के रो रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अब इस वक्त सिर्फ हमारे पास एक छत थी, वो भी छीन ली गई है। अब बात यह है कि हम नालों पे, गटरों पर सियासत करना बंद करें। हमने कराची को रोशनी का शहर बनाना है, किस तरह बनाया जाए, किसको उठाना है, किसको बिठाना है, ये तमाम सियासत ख़त्म की जाए। और आखिर में मैं बस ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट्स में, हमारे इदारों में उन अफसरान को बिठाया जाए जो पाकिस्तान की भाग दौड़ को संभाल सकें। और मैं जाते जाते ये बात करूंगा कि उन इदारों के अंदर जो करप्शन कर रहे हैं, उन इदारों के अंदर हमारे जो आर्मी के एक्स रिटायर्ड अफसरान हैं उनको नाफिज किया जाए, ताकि जो करप्शन है वो भी बंद हो, जो करप्शन कर रहा है वो भी पकड़ा जाए, क्योंकि वो वाहिद इदारा है जहां पर उन्होंने अपने ही इर्द गिर्द की काली भेड़ों को निकाल के सजाएं दी हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। क्या क्या नहीं करा, ये सिर्फ इस इदारे के अंदर। कोई दूसरा इदारा बता दो जिसने जो है फांसी के फंदे पे चढ़ाया होगा किसी बंदे को, भुट्टो के अलावा कोई सियासी जमात का कोई कारिंदा फांसी पे नहीं चढ़ा, समझ रहे? तो ये दूसरा इदारा वो है जो हमारी आर्मी है। उन इदारों के अंदर जो हमारे अफसरान हैं उनको लाके मुसल्लत किया जाए। मुझे एक बात ये बताइए कि अभी जो एक इदारा था जो KMC DMC मेट्रोपॉलिटन के साथ कनेक्ट हुआ था आर्मी का, जब वो उतरा था तो कैसा कराची हो गया था? इस बात को एक्सेप्ट करता है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। बात यह कि देखो आर्मी का काम नहीं है ये काम, कचरे साफ करना, नाले साफ करना आर्मी का काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है हमारे लिए। तो बात ये कि उन बेगैरतों को शर्म आनी चाहिए कि उनका काम है डिपार्टमेंट वहां पर, और जो है वो क्या कहते हैं उसको, जहां पर उनका काम है वो वहां पर जाएं। सही है। अच्छा सर, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुखलिस और काबिल लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। ये सिफारशी और ये सियासी भर्तियों वाले लोगों से अगर हम जान छुड़वा लें तो मामला हल होता है, ये आपने भी यही फरमाया अभी पहले। अब इनसे पूछा तो मैं शुजात साहब से कि क्या इस कचरे, गंदगी और कूड़े को कारामद बनाया जा सकता है? दुनिया किस तरह कारामद बना रही है, इससे क्या फ़ायदा उठा रही है, और हम मतलब किस धोखे और किस घाटे में हैं इस गंदगी को फैला के? ज़रा इस पर रोशनी। कराची में भी कचरे को कारामद अभी भी बनाया जा रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसा वाले से बनी हुई हैं, और कचरा जितना हमारा जमा होता है उसको ठेकों पे लोग लेते हैं, खरीदते हैं उसको, कचरे को बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। आप EPZ में चले जाए, बहुत सारे यहाँ पे जितने भी कचरा जमा हो रहा है वो यहाँ पे 50 फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं जो उनको कारामद बना रही है। ऐसा नहीं है कि कचरा हम नहीं बना रहे, उसको कारामद नहीं बना रहे, ऐसा बिल्कुल
में आपकी प्लास्टिक से लेकर जितनी भी आपकी ये छोटी छोटी घरों के अंदर इंडस्ट्री बनी है वही हमारे कचरे से जमा की हुई चीज़ों से बन रही है। और यहाँ पे हम हर चीज़ को पूरा नेगेटिव ज़्यादा लेते हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, रोना धोना, एक पीटना हमारी एक आदत में भी आ गया। मैं भी इस तरह बहुत सारी बातें अक्सर कहता रहता हूँ, मगर सच ये है कि अगर जिस तरह की हमारे पास काम हो रहा है, यहाँ आबादी का एक सिलसिला बढ़ता जा रहा है। 3.5 करोड़ की करीब कोई आबादी है, तो कानूनी तौर पे तो 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ है। वहाँ पे 3.5 करोड़ की आबादी में मसाइल ने जन्म लेना है। और यहाँ पे कराची की बात करें, कंटोनमेंट भी आ गया, DHA भी आ गई, आपके बहुत सारे इदारे, सारी जवाबदारी हम गालियों का तूफान हुकूमत की तरफ देते हैं। अगर सारी जवाबदारी हम अपनी तरफ नहीं लेते कि जी मेरी घर के बाहर मेरी जवाबदारी क्या है, अगर मैं अपनी गंदगी का इल्ज़ाम दूसरे पर लगाऊंगा तो मैं अपना सिर्फ रूम और घर तो साफ़ करता हूं, मगर जैसे आप समंदर पे गए, आपने अपना कुछ हिस्सा डाला, वैसे बहुत सारी और भी इदारे, समाजी इदारे भी इस तरह अपना हिस्सा डालते हैं। गली महलों के अंदर भी हमें बिल्डिंगों के अंदर मुख्तलिफ लोगों को मिल के अपनी सफाई के निज़ाम से लेके सारे काम करने हैं। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो उनके नाकाम किस्म का जो अमला है जो घरों बैठा हुआ है, उनको पकड़ के रोडों पे काम कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखें, जो कचरे का डिब्बा हमारे मोहल्ले में, जो कचरा कुंडी जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, उसके अंदर अगर कचरा पड़ा हुआ है और वो नहीं उठाया जा रहा तो वो एक इदारा गलत कर रहा है। बट अगर उस कचरे के डिब्बे के इर्द गिर्द कचरा पड़ा हुआ है ना, तो वो इदारा नहीं कर रहा, वो आप और मैं वहाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी बिल्डिंग में आपकी सीढ़ियों पे पान की पीके हैं ना, तो वो किसी इदारे की गलती नहीं है, वो उस बिल्डिंग में रहने वालों की गलती है। अगर हम अपने घर के सामने और अपने दफ्तर के सामने सफाई कर लें तो पूरा मुल्क साफ होता है, आपका पूरा मोहल्ला साफ होता है। मगर बदकिस्मती से, जिस तरह अभी अमित साहब फरमा रहे थे कि हमारा जो पहले जो पूरी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को पहले हमारी बिल्डिंग, अब वो हमारी बिल्डिंग नहीं हम उसे समझते, अब सिर्फ हमारा फ्लैट, हमारा घर, बाकी सब किसी और का। हमें ऑन करना होगा और मेरा ख्याल है कि हमें इस मुल्क को भी घर समझना होगा। क्या समझते हैं? मुल्क हमारा अपना, पाकिस्तान हमारा घर है। अगर पाकिस्तान को हम जो लोग अपना घर नहीं समझते, वो नाकाम और दरबदर ख्वार खाक बसर होते फिर रहे हैं। और पाकिस्तानियत ही हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे लेके जा रही है और हमें आगे बढ़ना है। जो अपना घर नहीं समझते उनका असर बहुत बुरा हमने देखा होता है। बिल्कुल सही। शुजात भाई, मैसेज सिर्फ ये है कि जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रख रहे हैं, इसी तरीके से शहर कराची को, हमारे अपने पाकिस्तान को साफ़ करना पड़ेगा। और हमने अब जो है ना उठ जाना चाहिए, अब जो है ना अपने आप को स्टैंड कर लेना चाहिए। वजह यह है कि अब हम अगर और सोते रहे तो फिर हम सो ही जाएंगे। उठ जाएं इससे पहले कि अल्लाह उठा ले। हकीकत है, लोग मुफलिसी में मर रहे हैं। थैंक यू सो मच अमित साहब, आपका बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।